मैं हूं मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफ़र में हमारे साथ है लखनऊ के चंद्रभान सिंह। चलिए आपको चंद्रभान सिंह से मिलाते हैं। बहुत बड़े रंगकर्मी हैं, निर्देशक हैं, अपनी एक संस्था भी है। रहते लखनऊ में नहीं है, कहीं और, मगर लखनऊ में हमेशा नाटक करते रहे। चलिए आपको उनसे मिलाते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार चंद्रभान जी। नमस्कार। तो आप रंगमंच में कब से सक्रिय रहे? मैं रंगमंच से मेरी जो शुरुआत हुई थी वो 2010 में हुई 10 में हुई थी। 2010 में मैं रंगमंच को जाना था कि रंगमंच कुछ होता है। 2010 से पहले मैं रंगमंच को नहीं जानता था कि रंगमंच कोई। तो कैसे सक्रिय इसमें कैसे आए? इसमें मैं कानपुर यूनिवर्सिटी में जब मैं मास कम्युनिकेशन कर रहा था। अच्छा, कानपुर में? हाँ, कानपुर यूनिवर्सिटी से। तो मेरा एक दोस्त था, तो वो 2009 में उसने भारतीय नाट्य अकेडमी की वर्कशॉप करी थी। समर वेकेशन में जब वो बाहरी बच्चों के लिए वर्कशॉप होती है। अच्छा। तो वो यहाँ वर्कशॉप कर रहा था, तो उसका शो था, तो मुझे शो देखने के लिए बुलाया था लखनऊ। तो मैंने पहली बार उसका शो देखा था। रवि खेमुजी उसके डायरेक्टर थे और प्ले का नाम था भाड़ दुहाई। अच्छा। राय मनाथ बलि प्रेक्षागृह में हुआ था। तब वो मैं प्ले देखने गया था, तो प्ले देखते देखते मुझे अंदर से खुद हुआ कि यार इनसे अच्छा तो मैं कर सकता हूँ। अब वो क्यों हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अंदर से ऐसा फील आया कि मैं कर सकता हूँ। हाँ, कर सकता हूँ। और ये बात मैंने अपने दोस्त को भी बताई। और जब वो गेट टुगेदर के लिए बीएनए में सारे बच्चों को बुलाया गया, तो मेरा दोस्त मुझे भी लेके गया। तो वहाँ वो कमियां पूछने लगे रवि खेमुजी। तो मैं कुछ शब्द बोलने वाला था, तो मेरा दोस्त समझ गया कि ये पता नहीं कौन सी कमियां बोलेगा। तो मुझे इशारे से कह रहा कि चंद्रभाष तुम बाहर बैठो। तो हम भी समझ गए कि नहीं सही है, तो मैं फिर बाहर चला गया। और फिर इसके बाद फिर हम वापस कानपुर आ गए, अपनी पढ़ाई में लग गए। फिर जब मैं 2010 में कानपुर आया, और मेरा जो दोस्त है उमराज पांडे, अच्छा, वो बॉम्बे चला गया। वो आज भी बॉम्बे में है और फिल्म लाइन पे ही है। हाँ, राइटिंग का है, डायरेक्शन का भी अपना उसी ने प्रोडक्शन हाउस भी खोल रखा हुआ है। तो उसने मुझे फोन किया 2010 में कि चंद्रभाष बीएनए की वर्कशॉप होने वाली है, जाकर के ज्वाइन कर लो। तब हमारे जो रंगमंच के जिनको मैं पहला गुरु मानता हूँ, श्री अलोपी वर्मा जी, तो वो वहाँ पे वर्कशॉप लेने के लिए मुंबई से आए हुए थे। और जुगल दादा उस समय डायरेक्टर थे उसके, हाँ, बीएनए के। तब मैंने जाकर के वहाँ, वो भी मैं लेट पहुंचा था, यानी कि एडमिशन सारे हो चुके थे और हो गया आपका। हाँ, मैं गया तो फिर जुगल जी ने कहा कि तुम तो लेट हो गए हो। तो मैंने उनसे ऐसे बोला कि जैसे उनकी वजह से मैं लेट हुआ हूँ। मैंने बोला मुझे लेट पता चला तो मैं लेट हो गया। तो मेरी तरफ मुस्कुराए और बोले ठीक है। एक फॉर्म दिया और कहा उनके पास जाओ, अगर वो साइन कर देंगे तो एडमिशन हो जाएगा। तो मैं आलोपी जी सारे बच्चों को समझा रहे थे, तो मैं पीछे खड़ा हो गया सर के पीछे। तो ऐसे देखा निगाह से, क्या है? मैंने कहा इसमें साइन करना है। किसने भेजा? हमने इशारा कर दिया जुगल जी की तरफ। तो उधर देखा और उन्होंने साइन कर दिया। अब जाकर दिया, मैंने ज्वाइन कर लिया। तो जुगल जी ने पूछा कर दिया साइन? मैंने कहा हाँ। कह तुम्हारा कैसे कर दिया? 2 बच्चों को तो वापस कर चुका कि लेट हो चुके। मैंने कहा मुझे नहीं पता। और मैं फिर अगले दिन से वहां पे आने लगा रिहर्सल पे, और 2 दिन बाद मुझे पूछते तुमने एडमिशन कब लिया? आलोपी जी पूछते। अच्छा। तो मैंने कहा मेरा एडमिशन हो गया। तो जुगल जी को बुलाया, किसका एडमिशन आपने लिया है? कह नहीं, मैंने तो आपके पास भेजा था साइन करने के लिए, आपने कर दिया। तो मैंने सोचा हो गया। तो वह चलो हो गया, सब हो गया। तो वहां से हमारा शुरुआत हुई कि हाँ, कौन सा नाटक का था उस वर्कशॉप? वो वर्कशॉप थी, उसमें नाटक हुआ था चैनपुर की दास्तान। चैनपुर की दास्तान, हाँ। और चैनपुर की दास्तान का जो पहला शो हुआ था वो थ्रस्ट में हुआ था, वर्ल्ड थिएटर डे के दिन हुआ था। और इसका दूसरा शो फिर हुआ था वो हिंदी थिएटर डे के दिन। फिर उसके बाद आपका रंगमंच सक्रिय रहा? हाँ, इसके बाद पढ़ाई मेरी चल रही थी और आलोपी जी के साथ जुड़ गए। तो पढ़ाई के साथ साथ आलोपी जी के साथ करते रहे। तो उन्होंने फिर उनकी ग्रांट आई थी जिल लाहौर ने देखा कल्चर मिनिस्टर की। तो जिल लाहौर ने देखा, मैं उनके साथ पूरा प्रोडक्शन देखा और एक हिदायत खान का किरदार भी किया था। और इसके बाद फिर वो कानपुर में एनएसडी की वर्कशॉप हो रही थी। कौन कर रहा था वो डॉक्टर उमेन जी। तो जब वो वर्कशॉप लेने गए तो उन्होंने हमें भी बुलाया कि अगर ज्वाइन करना चाहते हो कर लो। तो हम डेली लखनऊ से अप डाउन करते थे। तो अप डाउन करते थे। वो वर्कशॉप करी, उसमें नाटक हुआ था गिरजा के सपने। हाँ, गिरजा के सपने। तो उसमें हालांकि हम लोग बैक में छोटे छोटे किरदार करा रहे थे, क्योंकि थे ही नहीं उसमें जो फीमेल थी मेन। फिर वो नाटक खत्म होने के बाद फिर वो लखनऊ आए और लखनऊ आकर के फिर उन्होंने हैवदन किया, थैंक यू बाबा लोचन दास भी किया। उनके साथ ये नाटक हम लगातार करते रहे। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद
गिरजा के सपने किया, और फिर हम लखनऊ जब वापस आए तो उनका एक नाटक था हैवदन, तो हैवदन भी किया, और थैंक यू बाबा लोचन दास भी किया। और जिस दिन हम लोगों का थैंक यू बाबा लोचन दास था नाटक, उसी दिन जुगल किशोर जी इस दुनिया से रुखसत कर गए, तो हम लोगों ने वो नाटक उनको डेडिकेट समर्पित किया। और फिर इसके बाद इधर आलोपी जी के बाद भी हम इधर उधर निर्देशकों के साथ करते रहे। और मैं ऐसा था कि जब मैं वर्कशॉप हमारी हुई थी, मैं आपको एक बात बता दूं, शायद ये सारे न्यू कमर्स को जाननी चाहिए कि मैं वर्कशॉप में, एक तो मैं ऐसे परिवार से आया था कि जहाँ पे जब तक मैं घर में था तब तक हमारे घर में टेलीविजन नहीं था, और लिया ही नहीं था, गांव पे नहीं रखते थे, और दूर दूर तक इस कला से, इस क्या किसी भी कला से दूर दूर से नाता नहीं था घर पे। मैं जब कानपुर पढ़ने के लिए गया तो अच्छा, मुझे फिल्में देखने का शौक था, चोरी छिपे फिल्में देखने जाता था मैं उस समय। हाँ, उस समय भी घर में भी, और बहुत मार खाते थे। हमारे यहाँ वो वीडियो में सिनेमा हॉल दिखाया जाता था, तो घर VCR में, तो वो पैसे किताबों उताबों के बहाने बचा लेते थे और उसमें देखने चले जाते थे, तो एक अंदर से था। फिर इसके बाद जब यहाँ पे आए तो एक्टिंग तो आती नहीं थी, डिक्शन बहुत खराब था, और उसके लिए तो मैं आज भी कहूँगा कि मेरा खराब है, लेकिन जब हम परफॉर्मेंस में जाते हैं तो इस चीज का ध्यान देते हैं कि क्योंकि वो मदर टंग हावी रहती है ना हम लोगों पे, बांदा की गांव की भाषा है, बुंदेली और प्लस थोड़ा अवधी। तो जब हम वर्कशॉप कर रहे थे तो वर्कशॉप में जितने बच्चे थे तो सबसे टॉप मैं था, पीछे से सबसे टॉप मैं था, क्योंकि आता ही नहीं था कुछ ना, बाकी सब शहर के बच्चे थे, और बोली में फर्क था, उनके परवरिश में फर्क था, वो खुले थे। हम लोगों के पिताजी आंख दिखा देते, चुपचाप बैठ जाते थे, और फीमेल्स के पास नहीं बैठते थे। वहां पे कहीं बैठ गए थोड़ी देर तक, पिताजी आ गए या कोई बड़ा आ गया तो डांटने लगता था कि क्या तुम मेहरा बनोगे, क्या औरतों के बीच में घुसे रहते हो। तो इसलिए वो थोड़ा सा डिस्टेंस थी, फीमेल्स थे, और डर बना रहता था, पिताजी कहीं ना आ जाए, कुछ गलती करने का हमेशा डर रहता था। तो हम लोग अपने बड़ों को और पिताजी को बहुत डरते थे, तो वो डर यहाँ भी एक बना रहता था, क्या कुछ गलत ना हो जाए, कोई डांट ना दे, तो इस वजह से वो खुल नहीं पा रहे थे। फिर इसके बाद क्या था, लेकिन हाँ एक चीज थी कि हमें सीखना है और सुनना है। नए बच्चों में एक कमी है कि सुनते नहीं है, और जब तक आप अपने डायरेक्टर की, अपने टीचर की सुनोगे नहीं तब तक आप कभी नहीं सीख पाओगे। और रंगमंच पेशेंस की चीज है, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, और इतना धैर्य होना चाहिए कि कहते हैं ना समंदर जिस तरह से है, तभी आप रंगमंच में कुछ कर सकते हैं। अन्यथा आप आओ, एक दो नाटक करके स्टार बन जाओ तो इस चीज को भूल जाए बच्चे। तो फिर आपने अपनी संस्था बना ली? संस्था बनाने के पीछे एक कारण था कि मैं जब लखनऊ में, मैं आलोपी जी ही मैं कहूंगा कि वही सबसे बड़े डायरेक्टर थे जिनके अंदर में मैंने काम किया, वरना उसके बाद फिर हम सब छोटे छोटे डायरेक्टरों पे ही काम किया उनके साथ। हाँ, फिर अच्छा, जुगल दादा की डायरेक्शन पे भी इप्टा में मैंने काम किया एक बार, उधर घोष जी थे इप्टा में, हाँ उनके साथ भी काम किया। फिर इसके बाद लोगों के साथ काम करते थे तो वो सिखाते कुछ नहीं थे, जो कर देते थे कहते थे हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत बता देते थे, कहते थे ठीक है। तो अंदर से मेरे खुद आया कि यार ये लोग मुझे बता नहीं रहे, इसका मतलब मैं परफेक्ट हो गया क्या? फिर खुद से सवाल होता है यार परफेक्ट तो नहीं हो गया मैं। तो दो कारण निकल के आते, एक या तो सामने वाले को आता नहीं है या वो बताना नहीं चाहता, दो कारण। अब मैं दो कारण बनेगा तो मैं ऐसे तो सीख ही नहीं पाऊंगा मैं ना। तो फिर मैंने अपने अंदर ये होगा कि मुझे अपने लिए कुछ करना है। तो फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली में मैंने एक नाटक देखा महेंद्र मेवाती जी का, अब वो भी दुनिया में नहीं है, और अगर रंगमंच में मैं अपना पहला गुरु आलोपी जी को मानता हूं, तो अभिनय का जो कि जिनसे मेरे अंदर एनर्जी आई, जिनको देख करके, वो मैं महेंद्र जी को मानता हूँ, महेंद्र मेवाती जी को। और मेरे दोनों गुरु इस वक्त नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मुझे कभी उनका ऐसा लगता नहीं कि वो नहीं है, क्योंकि जब भी मैं परेशान होता हूँ अभिनय को लेकर के, आंख बंद करके मैं महेंद्र सर का स्मरण करता हूँ, मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है। हाँ, तो उनके जब मैंने प्ले देखे, उनके साथ बैक स्टेज करने लगा, उनका जब कोई प्रोडक्शन होता था तो वो मुझे फोन कर देते थे 10 दिन पहले कि चंद्रभाष आ जाओ। वो मुझे शनि कहते थे, बोलते थे शनि आ जा, नाटक है, प्रोडक्शन देखना है। तो मैं जाता था, उनके साथ ही रहता था। अच्छा, वो थोड़ा एल्कोहलिक थे, उसके बिना नहीं रह पाते थे, लेकिन मेरा क्या था कि यार मुझे इनके व्यक्तिगत से नहीं लेना देना, मुझे इनके टैलेंट से लेना देना। ये मैं इनसे क्या सीख सकता हूँ, मुझे इनसे लेना है। और लगातार 3-4 साल तक मैं लखनऊ और लखनऊ दिल्ली अप डाउन करता रहा। जब भी 10 दिन के लिए बुलाते थे उन्हीं के साथ रहता था मैं।
और एक बार मैं उनका नाटक रिहर्सल कर रहे थे तो मैंने उनसे कहा कि सर मुझसे भी एक रोल कराइए। अच्छा। तो उन्होंने बहुत जोर की गालियां दी, इतनी जोर की गाली दी, मैं चुप हो गया और अंदर ही लगा कि अब मैं कल ही भाग चला जाऊंगा घर, मैं नहीं रुकने वाला। इतनी जोर की गाली दी इन्होंने, मैं इतना बार बोला कि मुझे भी करना है और सारे बच्चे थे समझाए। और अच्छा वो वहां पे मुझे अपना छोटा भाई इंट्रोड्यूस करते थे, तो लगा उधर छोटा भाई भी कहते हैं, पूरे बच्चों के सामने गालियां भी दी। अब इसके बाद थोड़ा 1-1.5 घंटे बाद जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तो फिर मैंने सोचा कि यार ये वाला प्रोडक्शन कर लेता हूँ, इसके बाद नहीं आऊंगा। ठीक है, अब घर गए तो ऑटो में जब जा रहे थे घर तो मुझसे बार बार पूछे नाराज हो? मैंने कहा नहीं 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 नाराज हो तुम। मैंने कहा नहीं सर नाराज नहीं हो। कहा नहीं नाराज हो। अच्छा ये बताओ तुम सीखने आए हो या रोल करने आए हो? मैंने कहा सर सीखने। तो फिर वो चिल्लाने लगे, तो जब सीखने आए हो तो जो मैं कह रहा हूं वो करो चुपचाप से। मैं उनके चेहरे की तरफ देखता रहा, मैंने कभी वहां डांटा फिर यहां डांटना शुरू हो गया, मैं शांत हो गया। फिर वो प्रोडक्शन 10 दिन बचे थे, वो करते करते मेरी समझ में आ गया कि नहीं ये सही है, मैं गलत था। और वो जो मैंने बैक स्टेज में बैठ के उनको काम करते हुए देखा, उनको बच्चों को बताते हुए देखा, वो जो भी मेरे पास अगर है कुछ वो पल है। अगर वो पल मैं ना देता, बैक स्टेज ना करता तो शायद ये चंद्रभाष ना बनता। इसके बाद वहां से यहां आया, फिर मुझे लगा कि मुझे डायरेक्टर बनना है। डायरेक्टर दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि मैं देख रहा था कि मुझे बड़ा डायरेक्टर, मेरा ऐसा मानना था कि मुझे कभी बड़े रोल के लिए कास्ट नहीं करेगा, उसमें मुझे कमियां दिखाई देंगी, अच्छाइयां नहीं दिखाई देंगी। तो मैं खुद बड़े नाटक डायरेक्ट करना शुरू किया, हिस्टोरिकल। और सबसे पहले मैं कथा एक कंस को लेके आया था। अच्छा। डायरेक्शन तो और कर चुका था, लेकिन जब मैं बड़े प्लेस की बात करता हूँ, डायरेक्शन का मेरा जो पहला प्ले था, जो मैंने पहला प्ले डायरेक्ट किया था वो था संकल्प प्ले था, वो भी हिस्टोरिकल पौराणिक था। संकल्प के बाद फिर खामोश अदालत जारी है किया। अच्छा। फिर और हाँ सॉरी मैं बताना भूल गया, मेरा पहला डायरेक्शन का जो प्ले था वो मैं खुद की ऑटोबायोग्राफी लिख के और उसको मंचित किया। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि कोई साधारण सा नाटक उठा लो, डायरेक्टर बनने जा रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी और उसको डायरेक्ट किया और उसमें एक्टर की तलाश कर रहा था, कोई एक्ट करे तो कोई तैयार नहीं, तो मैं खुद ही एक्ट किया। अच्छा। वो मेरे खुद के पल थे और ऐसा पल था कि जब युवा डिप्रेशन में चला जाता है तो उसकी मन स्थिति क्या होती है। कहते हैं ना सुसाइड कर लिया, अरे वो जिंदगी से हार गया, ये हो गया वो हो गया। पर मेरा अपना मानना है कि जो युवा जिंदगी की जंग में लड़ रहा है और वो सुसाइड कर लेता है तो वो सुसाइड नहीं है, मर्डर है, सोशल मर्डर है। उसके आसपास के रहने वाले लोग उसकी हत्या करते हैं, ये मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन में जाता है उस आसपास के लोगों की वजह से। जब कोई डिप्रेशन में है, परेशान है, तो हमें उसके साथ मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। लेकिन हम नात रिश्तेदार उसे और ताने मारते हैं, जिसकी वजह से वो और डिप्रेशन में जाता है। और डिप्रेशन में जाता कैसे? जब उसको जिससे पता चलता है यार लगता है मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, या उसको लगता है कि उसके साथ वाले जॉब करने लगे या सफल हो गए, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, और घर वालों के ताने मिलना शुरू हो जाते हैं कि लो उनका लड़का ये कर लिया, उनका भाई ये कर लिया, तुम कुछ नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से वो डिप्रेशन पे आता है और जब ये चीजें ज्यादा बढ़ जाती हैं तो वो अकेलापन आता है, वो सबसे कटना शुरू करता है। और कटना शुरू होने के बाद एक पल आता है जब उसका ब्रेन शून्य हो जाता है, तब वो सुसाइड करता है। और ये मुझे अनुभव कैसे हुआ? क्योंकि जब ब्रेन शून्य होता है वहां तक मैं जा चुका हूं। मैं कानपुर में चद्दर से फांसी का फंदा पंखे में लगा के उसकी मजबूती नाप के कि मैं मर पाऊंगा कि नहीं, टूटेगा तो नहीं, गले में फंदा डाल के, और इसके बाद वापस आया हूं। और वो मैं तो कहता हूं ईश्वर का है कि ईश्वर ने मुझे बचाना था, तो मेरी मकान मालकिन मुझे आवाज देने लगी उसी वक्त देखिए। तो वो जो मेरे कान में आवाज पड़ी, तब मैंने प्लान किया कि अभी जाके आंटी की सुनता हूं, फिर बाद में ये करूंगा। तो उसको उतारा और गया, हाँ आंटी, कि देखो बेटा टीवी नहीं चल रहा है। मैंने कहा टीवी नहीं चल रहा है? मैंने गया प्लग व्लग इधर उधर किया, चालू हो गया। अब जब चालू हो गया तो उसमें कार्टून चैनल लग गया, तो हम बैठ के देखने लगे। आंटी बोले बेटा रुको चाय बना लेते हैं, वो चाय बना के चाय पीने लगे। मैं भूल गया मैं क्या कर रहा था। माइंड चेंज हो गया। हाँ, मैंने कहा ना वो जो पल होता है ना, माइंड स्टोन होता है। तो वापस जब आया तो मैंने देखा ये क्या था। फिर मैंने सब उतारा, अपनी माँ को फोन किया, माँ बोली घर आओ, तुम तुरंत घर आओ।
मैं घर गया, कह रहा तुम जिंदगी में कुछ कर पाओ चाहे ना कर पाओ, जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हारे लिए इतना कुछ करके जाऊंगी कि तुम भूखों नहीं मरोगे। उन्होंने फिर मुझे मजबूती दी। फिर इसके पहले माँ सुना भी देती थी, फिर माँ बोलना बंद कर दिया, कुछ घर में फिर कोई नहीं बोलता था, और फिर मैं अपना पढ़ाई करता रहा। फिर जब मैं यहाँ कानपुर लखनऊ आया था बीएड करने के लिए, और फिर मैं जब बीएड किया, फिर जब रंगमंच से जुड़ गया तो रंगमंच तो फिर जिंदगी तो रंग ही रंग है। फिर यहाँ तो कोई डिप्रेशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, सब खुशियां खुशियां हैं। अब बस उन खुशियों को जीना सीखो। तो आप डायरेक्शन भी कर रहे हैं कि रोल भी कर रहे हैं? मैं डायरेक्शन भी करता हूँ, और जहां मुझे लगता है कि मुझे एक्चुअली मैं जो करेक्टर मुझे करना होता है वो मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे अब इसको करना है, इसको करना है। जैसे अभी मदारीपुर जंक्शन हमारा एक नाटक हुआ था, तो मदारीपुर जंक्शन में एक मेन करेक्टर है छेदी बाबू का, वो करेक्टर मैं करता हूँ। और मदारीपुर के बाद इधर अभी शायद मैंने फिर कोई किरदार नहीं किया। अभी नाटक तो कई हो गया, जैसे रानी रूपमती हुआ, अभी एक घूंट मुंशी प्रेम जयशंकर प्रसाद जिनका आज तक कभी मंचन नहीं हुआ था, एक घूंट का, उसका फर्स्ट टाइम मंचन हमने बनारस में किया, उन्हीं की धरती पे जाकर के। और संयोग इतना था कि उनकी परपोती जी ने ही ऑफर दिया था, तो वहां किया। फिर इसका अभी लखनऊ में भी किया था, और रानी रूपमती अभी हुआ, और अब हम अरण्य रुदन लेकर के आए हैं। कितनी देर का नाटक है वो? ये 1 घंटा 20 मिनट का। 1 घंटा। कितने पात्रों का है इसमें? करीब स्टेज में 16 पात्र हैं, और 2-4-5 बैक में होते हैं। तो आप पहले तो ये बताइए, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मेरा जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो है बांदा है, और बांदा में ही बबेरू तहसील है। तो हमारा वर्तमान में तो बबेरू में ही घर है। हमारा गांव है मियाँ बरौली, एक छोटा सा गांव है, तो मियाँ बरौली गांव है और बबेरू तहसील है। तो गांव में भी खेती पाती है, और जो तहसील है वहां भी हमारा घर है। छोटा भाई पापा वहीं रहते हैं, और मैं लखनऊ में किराए से रहता हूँ, ताकि रंगमंच के रंगमंच कर सके। हाँ, तो वहाँ पे रंगमंच आपने कभी तक कर रहे हैं, वहाँ पे जाके अपना नाटक आपने अपने मैंने बांदा में एक बार मैंने नाटक किया था। बांदा में वहाँ के कुछ लोग थे, उन्होंने बुलाया था, और बहुत प्यार मिला था। इतनी दर्शक, करीब 4-5 हजार दर्शक, बहुत हो गए, बहुत प्यार मिला। और हम लोगों ने 2 नाटक जाकर किए थे वहाँ से। एक था लाला हरदौली किया था, और एक किया था लव यू जिंदगी। हाँ, तो ये 2 नाटक क्या एक ही दिन में किया था? एक ही दिन में थे, प्लान 2 दिन के थे। हाँ। लेकिन पहले दिन वहाँ मौसम खराब हो गया, आंधी तूफान आ गया, तो जो सेट पूरा लगा था वो डिस्टर्ब हो गया। तो फिर जो वहाँ के लेडीज एसडीएम थी, तो उन्होंने कहा बेटा कैसे करें? मैंने कहा मैम कोई बात नहीं, हम दोनों नाटक एक साथ कल कर देंगे। और टिकट शो था, 500 रुपीज का शायद टिकट्स लगाया हुआ था उन लोगों ने, और बहुत भीड़ थी। हाँ, बहुत भीड़ थी। रामलीला मैदान में किया था, और थिएटर के लिए इतना उत्साह मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। 5000 लोग थिएटर, 500 रुपए टिकट लेके जा रहे हैं, टिकट की मारा मारी। और उन लोग वहां पे एक बुंदेलखंड न्यूज करके है लोग, चैनल है, वो लोग अपना ग्रुप बनाए हैं, उन लोगों ने करवाया था, बहुत हेल्प किया था उन लोगों ने सारा कुछ। और हम लोगों के लिए भी बहुत अच्छी सुविधा थी। जो वहाँ पे सर्किट हाउस है नवाब टैंक में, वहाँ सारे आर्टिस्ट रुके थे, गाड़ी लगी हुई थी, आना ले जाना, खाना पीना, बहुत बहुत अच्छा हुआ था। तो इस समय आप किसी और निर्देशन में काम कर रहे हैं कि खाली आप अपने निर्देशन में नाटक कर रहे हैं? अभी एक इच्छा है मेरी कि मैं कोई अच्छे डायरेक्टर, हाँ अच्छे डायरेक्टर, मैं बड़ा डायरेक्टर नहीं कहूंगा, अच्छा डायरेक्टर कहूंगा। वो मुझसे छोटा भी हो सकता है, मुझसे बड़ा भी हो सकता है उम्र में, लेकिन मैं एक अच्छे डायरेक्टर जिसके पास अच्छी समझ हो, उसके साथ करना चाहता हूं कि मुझे भी सीखने को मिले। क्योंकि मेरी आदत रही है शुरू से, मैं नाम के पीछे कभी नहीं भागा हूं। और मैं अपने रंगमंच की एक बात बताऊं, मेरा जो थिएटर है, मेरा जो रंगमंच है, आम पब्लिक का रंगमंच है, व्यवहारिक रंगमंच है। मैं अपने लिए कभी नाटक नहीं करता कि मैं अपने टैलेंट को दिखाने के लिए, अपना ये करने के लिए, प्रयोग करने के लिए नाटक नहीं करता। मैं नाटक करता हूं समाज के लिए। बहुत बढ़िया। मैं नाटक करता हूं एक विषय को लेकर के, मैं नाटक करता हूं एक कहानी को लेकर के, कि आप जब आए वहां पे आपको कुछ ना कुछ मिले। मेरे नाटक में आप जब कभी भी देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हर चीज पे लॉजिक होगा। क्योंकि मैं बीएससी मैथ से मैंने की हुई है, और मैं बीटेक बायोटेक भी हूं, तो और मास कम्युनिकेशन भी किया, और बीएड भी किया हुआ है। तो जो आप शिक्षा जितनी लेना चाहते हो उतनी मैंने ली है। मैंने थिएटर की शिक्षा नहीं ली है कि मैं थिएटर की कोई डिग्री ली हो, लेकिन मैंने कहा ना, मैंने बीएससी मैथमेटिक्स से की, फिर इसके बाद बीटेक बायोटेक भी किया हुआ था, फिर मास कम्युनिकेशन किया कानपुर यूनिवर्सिटी से, फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड किया। तो जिसे मैंने कहा कि बीएससी मतलब साइंस और बीटेक यानी कि लॉजिक, तो मेरे प्ले में आपको लॉजिक मिलेगा, साइंस मिलेगी, गणित मिलेगी, मास कम्युनिकेशन, मास को कम्युनिकेट कैसे करना है, पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक को क्या अच्छा लगेगा वो पता है मुझे, तो वो आता है।
नए बच्चों से काम कैसे निकालना है, मैंने बीएड की ट्रेनिंग ली हुई है। कि ट्रेनिंग कैसे करना है, तो मैंने बीएड की ट्रेनिंग ली हुई है, पढ़ाना कैसे। तो ये जो मेरी एजुकेशन है वो मेरे यहाँ पे बहुत हेल्प करती है, बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है। तो अभी जैसे मैं बहुत सारे नाटक देखता हूँ, तो बहुत कुछ होता है, देखता हूँ कि उनके पास पैसा है, बहुत डिजाइनिंग इनकी अच्छी हो गई, कॉस्ट्यूम अच्छे हो गए, कैनवस बड़ा हो गया, लेकिन वो ऑडियंस को टच नहीं कर पाता। ऑडियंस दिल से जुड़ना चाहता है। हाँ, क्योंकि हम हिंदी रंगमंच की बात करें तो हिंदी रंगमंच मतलब इमोशन, हिंदी रंगमंच मतलब इमोशन। और अगर इमोशन नहीं है ड्रामा में, भाव नहीं है ड्रामा में, दर्शक से आप संवाद नहीं स्थापित कर पा रहे हो, दर्शक आपको ड्रामा देख करके आपके ड्रामा से कोई चीज घर नहीं लेके जा पा रहा है, तो आप सफल नहीं हुए। सही बात है, बिल्कुल। हंसा देना, हंसाने के लिए, हंसाने के नाम पे तो फुहड़ता आ गई है। फीमेल्स की बुराई कर दो, पब्लिक हंसने लगती है। किन्नर जैसे किरदार को मंच पे उतार दो, पब्लिक हंसने लगती है। अल्कोहलिक को उतार दो, पब्लिक हंसने लगती है। तो हंसा दो, ऊट पटांग की हरकतें करने लगो, तो वो अलग है। लेकिन एक विषय के साथ हंसाना, वो बड़ी बात है। एक विषय के साथ हंसाना, और हमारा एक्टर कॉमेडी नहीं कर रहा है मंच पे, एक्टर कॉमेडी नहीं कर रहा, एक्टर तो अपना काम कर रहा है, अपना रोल कर रहा है, दर्शक गुदगुदा मजा ले रहा है, गुदगुदा रहे हैं उसको, दर्शक को, वो है कॉमेडी। इमोशन ऐसा हो कि दर्शक आपके साथ बैठ के आपके साथ रोए। अगर एक्टर के आंसू बह रहे हैं तो दर्शक के भी आंसू बहे, इमोशन वो है। अगर आप वहां डर उत्पन्न कर रहे हो स्टेज पे, तो दर्शक डरे, तब तो एक परफॉर्मेंस हुई कि दर्शक आपसे जुड़ा, कुछ आपसे लेके जा रहा है घर, वो रास्ते भर आपके बारे में सोचेगा, आपके प्ले के बारे में सोचेगा, किरदार के बारे में सोचेगा। और अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें लगता है कि हमने एक, जिसे मैं एक थ्योरी, अपनी खुद की बनाई हुई थ्योरी है, मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि आप लोग इस थ्योरी को माने, ठीक है। हम रंगमंच के लिए दर्शक को बुलाते हैं प्ले देखने के लिए, है ना। हाँ। कि आप प्ले देखने के लिए आइए, आइए, टिकट्स हो या नॉन टिकट्स हो, दोनों तरह होते हैं। टिकट्स हो तो चलो जो भी टिकट रखा वो अमाउंट तो गया गया। इसके बाद आप जब प्ले देखने जाते हैं तो आप ऐसे थोड़ा कि 7 बजे प्ले है और 6 बजे अचानक से उठे कि मैं प्ले देखने जा रहा हूं, ऐसा तो नहीं होता ना। आप 3-4 दिन पहले प्लान करते हो कि मुझे उस दिन प्ले देखने जाना है, बिल्कुल। तो आप अपने सारे कामों को मैनेज करते हैं, मैनेज करके टाइम को निकालते हैं। फिर 2 घंटे का प्ले है तो आप 4 घंटे निकाल के जाते हैं, बिल्कुल जाना पड़ता है, जाना आना और 2 घंटे प्ले देखना, ये सोच के जाते हैं। और वहां आप जाएं और आपको कुछ मिले ना, तो एक तरह से आयोजक ने, निर्देशक ने, कलाकारों ने अपराध किया। और मुझे ऐसा लगता है कि यह अपराध करने का हमें कोई हक नहीं है। किसी का समय किल करना, किसी के पैसे किल करना, आप फ्री में भी दिखा रहे तब भी उसके पैसे किल हो रहे हैं, अपना समय मैनेज कर रहा है, किराया भाड़ा देके जा रहा है। तो अगर हम ये चीज कर रहे हैं, दर्शक को मजा नहीं आया, दर्शक कुछ मिला नहीं, दर्शक को कहानी नहीं मिली, दर्शक को कुछ आनंद नहीं आया, अंदर से संतुष्ट नहीं हुआ दर्शक, तो फिर आपने अपराध किया है। और मैं इस अपराध बोध से हमेशा बचना चाहता हूं, और हमेशा अपने बच्चों को भी कहता हूं कि हमें यह अपराध नहीं करना है। अरे कुछ तो लेके जाए, कम से कम एक कहानी तो लेके जाए। ना हम एक्टिंग में अच्छा कर पाए, ना हम डिजाइनिंग में अच्छा कर पाए, कम से कम एक कहानी अच्छी लेके जाए। तो ये वर्तमान में रंगमंच में मिसिंग मुझे लगता है, बहुत सारे लोग हैं, मुझे मिस लगता है। तो आजकल जो लड़के करते 2 दिन बाद चले जाते फिल्मों में, उनके बारे में कुछ कहेंगे जो सीखना चाहते तो? देखिए, उनके बारे में उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि जो आते हैं 2 दिन में फिल्मों में चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं। और ये वही लोग हैं कि आज हम लोगों को भी मिल जाते हैं, उम्रदराज लोग मिल जाते हैं, बातचीत होती है, वो भी कहते हैं हम भी कभी थिएटर किया करते थे। तो ये शब्द आज वो आकर के कह रहे हैं कि हम भी कभी थिएटर किया करते थे, तो वो भी जो 2 दिन के लिए आए हैं फिर फिल्मों की तरफ में, तो वो भी यही कहेंगे आज से 10 साल 15 साल बाद कि हम भी कभी ज्वाइन किए थे, हम भी कभी थिएटर। क्योंकि थिएटर भागने की चीज नहीं है, 1-2 प्रोडक्शन कर लिए हो गया, ये कर लिया हो गया, ये नहीं है। थिएटर मतलब पूरा जीवन है भाई। अब मैं जैसे कह रहा हूं, मैं अपने थिएटर को पूरा जीवन मान के चलता हूं। जिस तरह से रंगमंच में रस इंपॉर्टेंट है, उसी तरह जीवन में रस इंपॉर्टेंट है। सारे रस जीवन में होते हैं, बिना रस के जीवन बेकार है। उसी तरह से थिएटर में भी पूरे रस है, सुख दुख हान लाभ सारा कुछ थिएटर में, उसी तरह आपके जीवन में है।
जीवन में और थिएटर में सिर्फ एक अंतर है, जीवन कभी प्लान्ड नहीं होता। आप अपने जीवन को प्लान नहीं कर सकते। मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं आपसे आकर के ये बातें करूंगा, क्योंकि ये जीवन है। लेकिन अगर इसी को हमें मंच पे उतारना हो तो प्लान होगा। हम लोग 1 महीने रिहर्सल करेंगे, यहां से 2 कदम उधर जाएंगे, फिर इधर आएंगे, फिर ऐसे बोलेंगे, फिर ऐसे देखेंगे। सिर्फ यही अंतर है कि जीवन जो है वो अनप्लान्ड होता है, जीवन को हम प्लान नहीं करते हैं, और रंगमंच को हम प्लान करते हैं। तो जो प्लान किया हुआ जीवन है, क्योंकि जीवन तो वहां भी जी रहे हैं ना, सांसें तो वहां भी हम ले रहे हैं अपने हिस्से की, तो वो प्लान किया हुआ जीवन है, वही रंगमंच है। अब अभिनय को लेकर के अलग अलग तरह की परिभाषाएं, थ्योरियां हैं। जैसे मेरा मानना है कि परफॉर्मिंग आर्ट को शब्दों में कभी बांधा नहीं जा सकता, कि आप किसी परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में 2 शब्द कह दे यही ये परफेक्ट है, तो नहीं हो सकता। मेरा अपना अनुभव है कि अभिनय क्या है। अभिनय के लिए मैं ये मानता हूं कि अभिनय एक ऐसा झूठ है जो सच के करीब है, लेकिन सच नहीं है। जिस दिन वो अभिनय सच हो गया, वो अभिनय नहीं रहा। तो अभिनय झूठ है जो सच के करीब है, और अब जितना अभिनय सच के करीब जाएगा उतना ही उसको कहते हैं मस्त है, माइंड ब्लोइंग है। लेकिन सच नहीं हो सकता। सच के करीब हो सकता, सच के करीब होगा लेकिन सच नहीं होगा, क्योंकि अगर वो सच हो गया तो अभिनय नहीं हो गया ना, फिर वो फिर अभिनय कहां रह गया, वो तो फिर सच्चाई हो गई। तो मैं ये सारी चीजें जो भी मेरा अपना खुद का अनुभव होता है इन सब चीजों से कि कैसे क्या करते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जैसे फिलॉसफी होती है ना, फिलॉसफी कोई परिभाषा नहीं है, फिलॉसफी का कोई नियम कानून नहीं है। तो मैं भी जैसे ये सब चीजें सोचता हूं, फिर उसको लॉजिकली, मैंने कहा ना लॉजिक, मैं जो भी बताऊंगा उसके पीछे लॉजिक होगा। अगर जैसे मैंने ये बात बताई कि अभिनय झूठ है, सच के करीब है लेकिन सच नहीं है, ये लॉजिक है। आप इसका काट नहीं ला सकते, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं ये गलत है ये झूठ है, इस परिभाषा का। इसी तरह जैसे मैंने अभी रंगमंच और जीवन के बारे में कंपैरिजन किया, आप उसे डिनाई नहीं कर सकते, उसमें भी लॉजिक है, क्योंकि आपके जीवन में 9 रस हैं, जितने भी रस हैं वहां भी वो रस है। आप अपने जीवन में कपड़े पहनते हैं, वहां भी कॉस्ट्यूम आती है। आप यहाँ घर अपना बनवाते हैं, कहा वहां सेट लगवाते हैं, सेट लगाते हैं, प्रॉपर्टी लगा, सब कुछ तो है। बस जीवन अनप्लान्ड है, रंगमंच प्लान है, उसको प्लान करके करते हैं। तो थिएटर को लेकर के जितने भी मेरे थॉट्स होते हैं, या जो भी, जैसे मैं सब्जेक्ट भी उठाता हूं ना, तो उसको भी ये होता है कि हाँ ये ऑडियंस को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, ऑडियंस के दिल तक छुएगा कि नहीं छुएगा, अच्छा ये विषय उठाना चाहिए कि नहीं उठाना चाहिए, ये भी होता है ना, ये मैं क्यों कर रहा हूं, इसका जवाब ढूंढना, क्यों कर रहा हूं मैं। पहली बात, थिएटर में पैसे कमाने के लिए नहीं करता हूं, थिएटर में किसी को दिखाने के लिए नहीं करता कि मैं देखो कितना बड़ा आर्टिस्ट हूं। मैं थिएटर करता हूं दर्शकों के लिए, मैं थिएटर करता हूं खुद के सीखने के लिए। इसलिए मैं हर बार, मेरा कोई भी नाटक का रिपीटेशन इतना जल्दी नहीं मिलेगा। एक नाटक को कर दिया दोबारा नहीं करता मैं, बहुत कम। करने का मन होगा तो उसमें लंबा पीरियड होगा, क्योंकि जैसे बहुत सारी संस्थाओं को मैं देखता हूं कि वही नाटक फला जगह से ग्रांट लेके किया गया, वही नाटक दूसरी जगह से ग्रांट लेके किया गया, वही नाटक वो कर दिया गया, तो वो लोग इससे बढ़ते नहीं है। लेकिन मेरा क्या होता है कि मुझे नाटक चेंज करके करना, क्यों, मुझे भी सीखना है, मेरे पास संघर्ष होना चाहिए, मुझे भी स्ट्रगल करना चाहिए। और जैसे है कि आप जब कभी मेरी रिहर्सल देखेंगे, मैं कभी कुर्सी पे नहीं बैठता रिहर्सल के दौरान। आपने तो देखी होगी मेरी रिहर्सल, तो मैं कभी कुर्सी पे नहीं बैठता। और मेरा ये मानना है कि जब डायरेक्टर जब कुर्सी से बैठ करके अगर डायरेक्शन करने लगा तो आप समझ लो कि फिर वो कुछ और ही होगा, है ना। वो हाँ, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। और मेरे पास जो बच्चे आते हैं, सारे नए बच्चे आते हैं, उन नए बच्चों को मैं ट्रेन करता हूँ। वो तो ठीक है, मगर हम ये कह रहे हैं जैसे कोई प्ले उठाते हैं आप, हाँ। तो क्या बच्चों को पहले ट्रेन करते नहीं है, कैसे दे देते, ये तुम कर लो, ये तुम कर लो, ये तुम कर लो, इसका चयन कैसे? बच्चों का चयन जैसे क्या होता है कि जैसे मेरे रीडिंग कराते हैं? हाँ, नहीं, रीडिंग वूडिंग कुछ नहीं कराता हूँ मैं, ये सब मैं इन सब मैं नहीं पढ़ता हूँ। कभी किसी बच्चे की रीडिंग अच्छी होती है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं कर पाता अच्छी, किसी की रीडिंग नहीं अच्छी होती है लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी करता है। तो मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं सबसे पहले कैरेक्टर की कास्टिंग मैं खुद नहीं स्क्रिप्ट पढ़ता, मुझे पता इतने कैरेक्टर हैं। इस कहते हैं कि और कुछ बच्चों को जानकारी मिले, जैसे बच्चे थिएटर में आए तो किस तरह से प्रॉपर तैयार होके। जब भी बच्चा थिएटर पे आए, कोई भी नया स्टूडेंट है, तो सबसे पहले वो रोल करने के लिए या हम करेक्टर करने के लिए जा रहे हैं, ये चीज़ अपने घर पे रखें। थिएटर सीखने के लिए आए, और थिएटर आप तभी सीख सकते जब आप बैक स्टेज बैठ के देखेंगे।
डायरेक्टर दूसरे आर्टिस्ट को बता रहा है, आप पीछे बैठ के उसे देख रहे हैं। क्योंकि जब आप खड़े होते हैं और आपको डायरेक्टर बता रहा होता है, तब आपके ऊपर प्रेशर होता है, लाइन का प्रेशर होता है, जो डायरेक्टर बता रहा है उसको सही से करने का प्रेशर होता है। लेकिन जब आप बैक में बैठे होते तो आपके पास कोई प्रेशर नहीं होता, आप चुपचाप देखते हो, सुनते हो, समझते हो। और ये धीरे 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 करके जब आपके ब्रेन में सब स्टोरेज होते जाते हैं, तब ये एक एक्सपीरियंस के रूप में बाहर निकलना शुरू होते हैं और ये आपके बहुत काम आते हैं। लेकिन अब नई जनरेशन को तो वही है कि अगर रोल दोगे तो रुकेंगे, अगर करेक्टर नहीं दोगे, रोल नहीं दोगे तो भाग जाएंगे। काम नहीं करना चाहिए, नहीं चाहते, कोई नहीं करना चाहता बैक स्टेज। हम क्या बैठे रहेंगे पीछे। हाँ, अगर वो आना आएगा नहीं, वो कहेगा ठीक है सर 2-4 दिन पहले आना शुरू कर देंगे हम, बैक स्टेज ही तो है, मेरा कुछ है नहीं, क्या है। तो मुझे नहीं लगता कि नए बच्चे सीखने के लिए आते हो, तो रोल करने के लिए आते हैं। और आजकल लोग भी रोल ही कराते हैं, कहाँ सिखाता है कोई, अब तो रोल ही कराता है। उसको एक बॉडी चाहिए, डायलॉग रट के बोल दे, काम खत्म। ना तो दृश्य पे ध्यान देंगे, ना पोस्चर पे ध्यान देंगे, ना बॉडी मूवमेंट में ध्यान देंगे, ना जो स्टेज में मूवमेंट होती है, चलना कैसे है, उस पर ध्यान देंगे, बस करा देना। अब बहुत सारे प्ले देखने जाते हैं हम लोग, देखते हैं बड़े बड़े लोगों के प्ले देखते हैं कि कितना मिस्टेक्स करते हैं, कितनी मिस्टेक होती है, लेकिन उन्हें बताया थोड़ा जा सकता है। ठीक है, जो कर रहा है तो कर रहे, उसको कुछ नहीं है। चलिए, एक छोटी सी भेंट है जो मैं चंद्रभाष जी को देना चाहूंगा। और हमारे पास हमारे विश्वकर्मा जी भी हैं, हम चाहते विश्वकर्मा जी आए, इनको शॉल से सम्मानित करें। आइए। ओके। सामने रहिए, आइए। और एक छोटी सी घड़ी है ताकि एक्टर समय पे आ सके। समय तो वैसे भी समय पर आते भी हैं, इसको जो है बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा। बिल्कुल, हम चाहते सब लोग समय से टाइम से जाए। अब आप इधर आ जाइए, मैं हम इधर हाँ साइड में रहिए।